नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा और न्यूज़ 24 पर आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है। सबसे ज़्यादा राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्रियों में वरिष्ठ, जुझारू, संघर्षशील, सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाले और शायद सबसे ज़्यादा विवादों में रहने वाले राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ हैं। न्यूज़ 24 पर स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको दिवाली की शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं ये दिवाली आपके लिए बहुत अच्छी रही। आपको, आपके परिवार को और न्यूज़ 24 परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। डॉक्टर साहब, जैसे ही दिवाली का माहौल अब खत्म होने की तरफ है, नए साल की तैयारियां होंगी और चर्चाएं इस बात की शुरू होंगी कि 2 साल हो गया है राजस्थान सरकार को काम करते हुए। 2 साल में आप सरकार की उपलब्धियों को किस तरह से देखते हैं? देखो, ऐसा है, जो बजट 2 बजट पेश किए हैं भजनलाल सरकार ने, वो उस विचार पर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो हमारी विचारधारा, जिन्होंने कहा था कि जो पंक्ति में अंतिम छोर पर खड़ा है उसको बराबरी में लाना, अंत्योदय। इसी विचार पर हमारी पूरी पार्टी देश में काम कर रही है और ऐसा बजट दोनों बार पेश किया गया जो ग्रामीण विकास को बढ़ाएगा, प्लस गांव में बसे हुए जो लोग हैं, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, और जो शहरी योजनाएं ग्रामीण की तरह जो गरीब लोग हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सके, सारा बजट इस पर आधारित है। और आप देख सकती हैं, चाहे किसान सम्मान निधि हो, तो भारत सरकार ने जो किसान सम्मान निधि दे रखी है उससे बढ़कर अलग से किसान सम्मान निधि राजस्थान की सरकार देती है, करीबन 300 रुपये। इसी तरह से भारत सरकार ने जो MSP लागू कर रखी है उससे बढ़ाकर किसानों को उसके अन्न पर MSP दी जा रही है। ये बात तो उस दृष्टि से है कि कैसे किसान को, कैसे गांव को का उत्थान किया जाए, लेकिन जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम कभी भी नहीं सोच सकते थे, इवन में जयपुर में बैठा हुआ व्यक्ति, कि वर्षों से बहकर जा रहा पानी चंबल का उसको जम्मू रामगढ़ बंदे तक ले आएंगे। तो हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, इस सपने को साकार किया कि चंबल का बेशुमार पानी जो बहकर कोटा की डाउन स्ट्रीम से अंत में समुद्र में गिर जाता है उसको 13 जिलों में लाया जाएगा, जिसके 70-80% गांव को पीने का शुद्ध पानी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा और 4,17,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 80,000 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो स्टेबलाइज होगी। तो एक बहुत, जो पिछली सरकार में अटका रहा फुटबॉल बना रखा था, तो डबल इंजन की सरकार ने ये 13 जिलों के किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात दी। और आपकी जानकारी है कि यमुना जल का समझौता बड़े लंबे समय से अटका हुआ था। उसका परिणाम ये है कि शेखावाटी में यमुना का पानी हमको मिलेगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि दिल्ली से मुंबई तक रोड की कनेक्टिविटी कैसी होगी जो यहाँ से चल के अपन 2.5 घंटे में दिल्ली पहुँच जाएंगे। उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि ERCP के पानी में 15% हिस्सा इंडस्ट्रीज को छोड़ा है। तो ये तो मैंने आपको 2 उदाहरण दिए हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेजेस बन रही हैं, वो बन के तैयार है। बाकी रोड की कनेक्टिविटी, कहीं पुल पुलिया, और अभी जिसे किसानों को हमारे अब मुसीबत में आ गया, अतिवृष्टि हो गई थी तो किसानों की फसल चौपट हो गई।
उनके कुछ व्यक्तिगत नुकसान भी हो गए, कई घरों में मौत हो गई, पशु मर गए, मकानों में कई जगह गिर गए। तो अब तक हम 1,000 करोड़ उनको राहत के नाम पे दे चुके हैं। तो इस ढंग से जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसमें 50% शेयर राजस्थान सरकार का होता है, 50 भारत सरकार का होता है, कुछ प्रीमियम किसान जमा कराता है। तो जहाँ भी कहीं फसल का नुकसान हुआ तो उसमें उसको किसान को कवर दिया जाता है। कोशिश कर रहे कि किसान हो, जवान हो, अब आप 90,000 सरकारी नौकरियां निकाली हैं, उनके चेहरे पर खुशहाली आवे, उस दृष्टि से सरकार काम कर रही है। बजट बहुत अच्छा दोनों दिया है, उसको 60-70% धरातल पे भी उतारा जा रहा है। तो जनहित में सरकार तेजी से काम कर रही है। हमारे साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हैं, जो राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और लगातार पिछले 2 साल में राजस्थान में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहे, अलग अलग कारणों से अगर हम सिलसिलेवार देखें। आज 2 साल सरकार को जब होने जा रहे हैं, तब हम उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की सफलता को लेकर डॉक्टर साहब आपने बताया कि काफ़ी सफल है सरकार। आप अपने मंत्रालय को देखें, 2 साल में आप जब जनता के बीच जाएंगे, अपने मंत्रालय में आपने ऐसे कौन से काम किए? पहले तो मैं दरअसल में 1.25 साल तक मैंने काम ही नहीं किया मंत्री पद पर, और उसका कारण ये था कि तुरंत लोकसभा के चुनाव आ गए थे और कुछ जिले ऐसे हैं जिसमें मैं रात दिन घूमता रहता हूँ, अहरनिश काम करता रहता हूँ। जनता से बहुत लगाव है, जनता की भी मेरे पे कृपा बनी रहती है। तो लोकसभा के चुनाव हुए तो पूर्वी राजस्थान की 7 जो लोकसभा सीट है उसमें से 3 तो ऐसी हैं, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जहाँ मैं सतत जनता के संपर्क में बना रहता हूँ। तो मैंने ये कह दिया था अगर हम ये सीटें नहीं जीते तो मैं मंत्री पद पर नहीं रहूँगा। संयोग ऐसा बैठा कि हम वो सीटें हार गए, तो मैंने नैतिकता के नाते मंत्री पद छोड़ दिया। उसका अर्थ दूसरों ने अन्यथा लगाया कि ये इनको विभाग अच्छा नहीं मिला इसलिए नाराजगी जाहिर, ऐसा कुछ नहीं था। और मैंने चुनाव में बाकायदा घोषणा की थी सार्वजनिक रूप से, तो नैतिकता के नाते मेरा इस्तीफा देना जरूरी था। फिर बाद में केंद्रीय नेतृत्व ने कहा नहीं, काम करो, ठीक है, इतना बहुत हो गया। तो 6 महीने से मैं विभाग में काम कर रहा हूँ। हमारे विभाग में ये कभी हमने नहीं सोचा था कि किसानों को नकली खाद मिलता होगा। कोई नहीं सोच सकता खाद भी नकली हो सकता है। कोई भी ये नहीं सोच सकता कि नकली बीज भी, घटिया बीज भी मिल सकता है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि पेस्टिसाइड भी घटिया हो सकता है। मैंने 2019 में भारत सरकार एक बिल लाई थी, बायोफ्यूल, बायोसीड से फ्यूल बनाना। वो भी मेरे पास है, मैंने देखा तो वहाँ बायोसीड्स कोई रॉ मटेरियल था ही नहीं और हाइड्रोकार्बन से वो बायोडीजल बना रहे थे। उस पर भी मैंने कार्रवाई की है। अब तक हम 73 FIR दर्ज करा चुके हैं सीड के मामले को लेकर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड को लेकर, विभिन्न थानों में, जिसमें उदयपुर संभाग भी है, अजमेर संभाग भी है, गंगानगर हनुमानगढ़ का एरिया भी है, अपना जयपुर का कुछ एरिया भी है। तो हमने कोशिश की है कि किसानों को उत्तम खाद मिले, उत्तम बीज मिले, उत्तम पेस्टिसाइड मिले। पेस्टिसाइड के एक मामले में खुद हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी कहीं मध्य प्रदेश में फसल देखने गए थे, तो उनको सारा सोयाबीन जल गया, ऐसा पेस्टिसाइड डाला। तो पता लगा कि वो राजस्थान से गया है, तो उनका फ़ोन आया, तो हमने कार्रवाई की, उस पर सिंपल भी लिए और उसको ताला भी ठोक दिया, सील भी कर दिया। तो अभी प्रेजेंट सिस्टम में तो हम ये कर रहे हैं कि काला बाजारी नहीं हो, तो काला बाजारी बहुत कम है। एक जो किसान खाद खरीदता है उसके साथ टैगिंग होती है,
ऐसा मटेरियल देते हैं जो किसान के काम का नहीं होता, और उस पे 1800 का बोझ वैसे ही आ जाता है, तो उसको रोकने की कोशिश की है। पर मैंने केंद्रीय मंत्री जी से मिला, मैं शिवराज जी से, तो उनको मैंने कहा कि ये जो हमारा फर्टिलाइजर का कानून है ये बड़ा लुंज पुंज है, इसको सख्त किया जाए। तो पीएमओ ने भी और केंद्रीय मंत्री कृषि ने भी तय कर लिया है कि इस पर एक सख्त कानून लाया जाएगा। अभी मैंने सीड की भी गहराई में गया हूँ, बीज की में। बीज तो दो तरह का होता है, सर्टिफाइड सीड किसान को दिया जाता है और एक टीएल सीड। उसके तैयार करने की प्रक्रिया बड़ी लंबी भी है, महंगी भी है। तो कुछ लोग उसको सीड तैयार नहीं करते, बल्कि बीज को ही बैग्स में चमकदार बनाकर पॉलीमर आदि लगाकर चमकदार बैगों में बेचते हैं। तो इससे जो मैंने आपको बताया उससे किसान की पैदावार घटती है, और जो फर्टिलाइजर नकली दे रहे हैं उससे भी किसान की पैदावार घटती है। उसके साथ जो जहरीले पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, किसान की भूमि की उर्वरक क्षमता भी घट रही है। तो हमारा जोर यहाँ है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी है, कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और किसान के सॉइल की टेस्टिंग समय समय पर हो। एक आध बार हो गई, हम उसी से संतुष्ट नहीं होते, पर किसान को पूरा गाइड करना, कौन सा पोषक तत्व डालना है, कितनी मात्रा में डालना है। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किसान के उसमें बीज हो चाहे खाद हो, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं हो। लेकिन मेरा महसूस करना ये है कि, कहना निवेदन ये है कि सीड उत्तम क्वालिटी का किसान को मिले, उसको कोई घटिया देता है, नकली देता है, तो उस पर भी एक सख्त कानून बने। मेरी जानकारी में आया है कि 2004 से संसद में कोई सीड एक्ट पड़ा हुआ है जो संसद से पास नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से कृषि मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलकर, राजस्थान में हो रहा है, वो और जगह भी हो रहा होगा, तो पूरे देश भर में किसानों के साथ न्याय हो। अब हमारा सीड एक्ट भी बड़ा लुंज पुंज है, हम कोई कार्रवाई करते हैं तो 100 से 200 ज़्यादा 600 रुपये की आप पेनल्टी लगा दो, तो वो क्रम रुकने वाला नहीं है, इसलिए उसका भी सख्त कानून बने। तो हमने इस क्षेत्र में अद्वितीय काम किया है, और देश के बाकी के राज्यों ने भी उसके बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा तो उन्होंने कार्रवाई चालू की है, और वहाँ भी ऐसी स्थिति मिली है। तो हमने ये कोशिश की है कि किसानों का सम्मान भी रहे, किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, और किसी व्यापारी के साथ भी हम अन्याय नहीं करने जा रहे, क्योंकि मुट्ठी भर लोग हैं जो इस काम में जुड़े हुए हैं, और चूंकि वो जो नामी ग्रामी कंपनियां हैं वो अच्छा बीज देती हैं, अच्छा फर्टिलाइजर देती हैं, उनके एक भाव ज़्यादा है, तो किसान कम भाव वाली कंपनियों के पास चला जाता है जहां उसको घटिया माल मिलता है। तो इसको रोकने के लिए मैं केंद्र से बात करूंगा। एक तो काम हमने इसमें किया है। दूसरा, लैब से लैंड तक जो हमारे साइंटिस्ट है वो लैब से निकलकर खेत तक जाए और किसान को जानकारी दें फसल के बारे में, कौन सी फसल, कौन से पोषण तत्व कब कब डालने हैं। ये केंद्र सरकार ने चलाया, हमने अलग से चलाया। हमारे राज्य में खरीफ में चलाया, अब रबी में चलने वाला है। तो हमारे वैज्ञानिक दिल्ली के भी, यहाँ के भी खेतों तक गए, किसानों को समझाया है, और हाई टेक्नोलॉजी से कैसे खेती करनी उसकी जानकारी दी है। तो इसमें हम भी काम करने जा रहे हैं। एक पीएम कुसुम योजना है, बी कंपोनेंट। ऐसे किसान जो महंगी बिजली का नहीं वहन कर सकते आर्थिक बोझ, तो उनको हमने पीएम कुसुम योजना के सोलर पंप लगाए हैं, कहीं 3 का, कहीं 5 का, कहीं 7.5 का, कहीं 10 का। तो देश में अब तक हम 47,000 किसानों को सोलर पंप दे चुके हैं, हम देश में नंबर 1 पर हैं।
इस दृष्टि से, और हॉर्टिकल्चर में जो हमारा ये स्प्रिंकलर होता है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको भी हमने 25% इरिगेशन इसके जरिए होता है, पीडीएमसी के जरिए, जो प्रधानमंत्री जी की लोकप्रिय योजना है, उसको हम एग्जीक्यूट करने में सफल हुए। लेकिन मेरे को टाइम मात्र 5-6 महीने का ही मिला है, वो मैं इस्तीफा देने के कारण मैंने काम नहीं किया था। जी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 24 पर हैं और उनका कहना है कि फर्टिलाइज़र और बीज जो भी बाजार में इससे जुड़े हुए व्यापारी हैं, वो अगर इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, इसमें लोगों और ख़ास करके किसानों के साथ उसकी क्वालिटी के साथ समझौता करेंगे, उसमें मिलावट जो है उसको बढ़ाएंगे, तो उनके लिए सख्त कानून राजस्थान में लाया जाएगा। फर्टिलाइजर और बीज को लेकर केंद्र सरकार से उन्होंने बात भी की है। कब तक ये कानून अमल में आ सकता है किरोड़ी जी? इसमें हम कानून सीड में नहीं ला सकते, केंद्र ही लाएगा। फर्टिलाइजर में ला सकते हैं, पर उसकी भी एक सीमा है, इसलिए दोनों कानून हमने आग्रह किया केंद्र सरकार को। फर्टिलाइजर के बारे में वो जो है उन्होंने निर्देश दे दिए हैं और काम चालू हो गया है। सीट के बारे में अभी मैं प्रधानमंत्री जी से बिहार चुनाव के बाद में मिलूँगा और केंद्रीय मंत्री जी से मिलूँगा, तो बाकी के मंत्री भी यही चाहते हैं, दूसरे प्रदेशों के भी। तो लगता है कि इस दोनों मामलों में एक अच्छा सख्त कानून बन जाएगा। कानून की सख्ती में क्या क्या ऐसा किया जाएगा, किया जाना चाहिए, जो आपने सुझाव दिया है, जिससे ऐसा करने वाले लोग डरें और ऐसा नहीं हो, इस पे रोक लगे? देखो, सबसे बड़ा तो एक बीएनएस में प्रावधान ऐसे हो तो उसका डर हो, और क्वालिटी की दृष्टि से ऐसे प्रावधान हो कि उसको लगे कि अगर मैंने वायलेशन कर दिया तो मेरा प्लांट ही बंद हो जाएगा, मैं दिक्कत में आ जाऊँगा। और चूँकि आप जानती हो ये टेक्निकल इशू है फर्टिलाइज़र और सीड, तो पूरी इसमें कंसल्टेंट कमेटी भी बनती है, वैज्ञानिक भी इन्वॉल्व होते हैं, लॉ से जुड़े हुए लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। तो जिसे कोई एक कानून है और उस कानून का भय नहीं, जैसे एफसीओ इसमें लागू होता है तो हमको उल्टा प्राइवेट इस्गासा में जाना पड़ता है, हम सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। अब वो अदालत पर हम जाएं, हमारे अधिकारी चक्कर निकाल, जब वो एफआईआर दर्ज हो फिर उसमें कितनी कार्रवाई हो पाएगी। तो ये कि सीधा सख्त बीएनएस की धाराओं में प्रकरण दर्ज हो और इस ढंग का प्रावधान भी उसमें डले। जैसे लाइसेंस सस्पेंड कर दिया तो उसको डर लगेगा, मेरे 1,000 करोड़ का सीड यहाँ पर पड़ा हुआ है, लाइसेंस सस्पेंड हो गया, 3 महीने के लिए हो गया, सीजन निकल गया तो मेरे तो 1,000 करोड़ डूब गए। तो इस ढंग से कानूनी प्रावधान डलेंगे तो व्यापारियों को भी उसमें ये ध्यान रखना होगा। किसानों के हित के लिए ये एक बड़ा काम हो सकता है। लेकिन क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से इस बारे में आपकी कोई बातचीत हुई है? पूरा ब्रीफ कर दिया मैंने मुख्यमंत्री जी को सीड के बारे में, फर्टिलाइजर के जो एक्शंस लिए हैं वो। वैसे मेरे को पता लगा अभी कुछ दिन पहले पंजाब ने फर्टिलाइजर पे कानून बना लिया और उसका ड्राफ्ट भी मैंने मंगवा लिया, उन्होंने पास भी कर लिया। तो उसमें 10 लाख तक की पेनल्टी, 7 साल की सजा का प्रावधान भी किया। तो मैं मुख्यमंत्री जी से उस बारे में, मुख्यमंत्री जी का क्या सोचना है इस बारे में, उनका क्या विजन है? आपकी बातचीत में उन्होंने क्या कहा? मुख्यमंत्री जी तो आप जानते हो गांव के व्यक्ति हैं, खुद भी किसान हैं, इनके पास जमीन है और प्रो फार्मर है, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले इस ढंग का कदम लेने में वो हिचकते नहीं हैं। तो मेरे को लगता है कि वो लीगली एग्जामिन कराएंगे तो स्टेट लेवल पर हम भी एक बिल पास कर सकते हैं, ये मेरी प्रबल इच्छा है। और वो तैयार हो गए, जो हो जाएंगे लगता है, तो हम स्टेट में किसानों को मदद कर सकें।
डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, आपका कहना है कि आपको लगता है कि मुख्यमंत्री तैयार हो जाएँगे। बहुत सारे लोगों से सुनते हैं कि बहुत सारे मंत्रियों की जो है उनके काम नहीं होते हैं, उनकी मुख्यमंत्री के यहाँ सुनवाई नहीं होती है। आपको लगता इसीलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री जी की अप्रोच अभी एक दूरी है मुख्यमंत्री और ना ना ना, मंत्रियों में? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे यहाँ जो नकली खाद की सूचना मिली तो मैंने एक टीम बना के भेजी, 6 जयपुर के अधिकारी, 3 अजमेर के अधिकारी, उन्होंने लापरवाही की तो उसमें 4 सीनियर अधिकारी भी, हमने उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया। अगर तालमेल नहीं होता तो एक्शन नहीं हो पाता था। तालमेल है, पर चूंकि स्टेट किसी बिल को पास करती है तो उसमें लीगली उसको एग्जामिन करना पड़ता है, तो उसकी स्थिति अपने राजस्थान में क्या होगी, उस दृष्टि से मेरा थोड़ा संशय है कि केंद्र बनाता है, केंद्र बनाएगा, केंद्र ने मेरे को भरोसा दे दिया, पर जब बगल के पंजाब में अभी 15-20 दिन पहले ही बिल विधानसभा से पास हुआ है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा और वो तैयार हो जाएंगे तो हम ये हमारे यहाँ भी वो बिल ला सकते हैं जो पंजाब में लाया गया। डॉक्टर किरोड़ी जी, जब राजस्थान की 2 साल पहले सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम का जब ऐलान हुआ था, तो कुछ लोग थे जिनके लिए ऐसा कहा जाता रहा कि उन्हें सबसे ज़्यादा आपत्ति है या उनकी अपेक्षाएं थी या उन्हें लगता था कि वरिष्ठता के आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उनमें आपका भी नाम शामिल किया जाता रहा है। सच्चाई क्या है? नहीं, देखो ऐसा है कि अभी तो बातें कुछ मीडिया में चलती हैं और कुछ जो काम करने वाले नेता हैं हर एक के मन में रहती है, भाई मैं मंत्री बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन ये सब कुछ तय पार्टी करती है। आपको ध्यान होगा कि वसुंधरा जी जब एज सीएम राजस्थान में आई थी तो उनसे बहुत सीनियर लीडर भी यहाँ पर थे, भवन लाल शर्मा, ललित किशोर चतुर्वेदी, रघुवीर सिंह कौशल, हरिशंकर भाभड़ा, घनश्याम तिवारी। लेकिन जब दिल्ली ने तय कर लिया तो उनको स्वीकार किया और उनकी कैबिनेट में कई उनमें से लोग थे जिन्होंने काम किया। तो हमारे यहाँ कुछ नहीं है वरिष्ठ या मन में क्या चल रहा है। हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, वही सीएम बनता है और उसको सब सहयोग देके चलते हैं। आपको ध्यान होगा वसुंधरा जी सीएम बनी थी तो किसी ने कोई टांग खिंचाई नहीं की थी, सब मिलके पूरी कैबिनेट ने 2 बार बनी तो राजस्थान को आगे ले गए। वैसे ही अब चल रहा है। तो आपने खुद स्वीकार किया कि आप 1.5 साल तक काम नहीं कर पाए अपने मंत्रालय का। कुछ लोगों ने और बहुत लोगों ने इसे इस रूप में देखा कि आपकी नाराजगी है उस वजह से। ये बात सही नहीं है। ये कतई सही नहीं है। देखो हम तो संघ की शाखा पे खेले कूदे हैं और हमने वहाँ हमारा स्पष्ट मत है, विचार है कि हम कोई पद पाने के लिए राजनीति में नहीं आए। संघ में भी कोई काम करता है तो वो उनकी जो योग्यता के आधार पर वहाँ पद दिए जाते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए, और हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। तो मेरा जैसा जो व्यक्ति जो करीबन 30 साल तक संघ की शाखा पर खेला कूदा हो, वहाँ संस्कार लिए हों, महापुरुषों को पढ़ा हो, संघ के दिग्गज नेताओं के बौद्धिक सुने हों और रोम रोम में संघ की विचारधारा घुसी हुई है, तो मैं तो पद लोलुप नहीं हूँ एक, और जो पार्टी ने निर्णय कर दिया उस निर्णय के साथ हैं। तो और वैसे भी हम संघ की शाखा पर गाए करते थे गीत जो ऐसे थे कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। जो संघ बढ़ रहा है, क्या संघ कोई कोई पद पर है, कोई उनके पास सत्ता है? नहीं, एक विचारधारा को लेके मजबूती से दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जो विश्वव्यापी विचारधारा को फैलाने का काम कर रहा है। तो वहाँ से हमारा संस्कार है। हम गीत गाते चाहिए थे, नहीं चाहिए पद यश गर्मा, सभी चढ़े माँ के चरणों में। जब ऐसा संस्कार लिए हों, गीत गाए हों, तो
पद प्रथम नहीं है, राष्ट्र प्रथम है। समाज का दीनहीन व्यक्ति हमारे लिए प्राथमिकता है। जो भी जिम्मेदारी पार्टी देती है उस पर काम करते रहना चाहिए। हाँ, इच्छा किसकी नहीं होती, मानव स्वभाव है, इच्छा किसकी नहीं होती, उसके लिए काम भी करते हैं। पार्टी जिसको मौका देती है फिर उसके साथ मिलकर काम करते हैं, जैसा अभी राजस्थान में चल रहा है। राज्य में ग्रामीण विकास, अब गांव में कोई विकास के काम हुए तो एग्जीक्यूटिव एजेंसी तो बीडीओ और उसकी टीम है, वो पंचायती राज मेरे पास नहीं है, वो किसी और मंत्री के पास है, मार्केटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। तो ऐसा लगता है जैसे विभाग पंगु सा है। अब हमको जैसे रूरल डेवलपमेंट में कोई एग्जीक्यूशन कराना है, कोई करप्शन हो गया तो वो एग्जीक्यूशन का तंत्र हमारे पास नहीं है, पर मुख्यमंत्री जी का फैसला है, वो स्वीकार्य है। मैं आरडी के उसमें भी काम कर रहा हूँ। एक पोर्टल बना NMMS, उसमें राजस्थान ने सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट की एक्ट जो गांव में मजदूर काम करते हैं उसको अप्लाई किया और 12 करोड़ मैंडेज बचाए और 2600 करोड़ रुपए का लीकेज खत्म किया। तो ऐसा नहीं है, जहाँ मौका है जैसा भी है काम कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का स्वभाव है, तो जो भी भ्रष्टाचार की ऐसी मिलती है, चाहे कृषि विभाग हो चाहे रूरल डेवलपमेंट हो, जांच कराते हैं और जांच करके जो भी गलती करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ऐसी सैकड़ों जांच हमारे यहाँ हुई हैं अभी तक, और मैं चाहता हूँ कि विभाग में ईमानदारी से काम चले, मैं भी ईमानदारी से करूँ और अधिकारी भी ईमानदारी से काम करें। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, आपने क्या मुख्यमंत्री जी से इस संदर्भ में बात की कि आपका विभाग पंगु सा महसूस होता है आपको, और जो सहयोगी विभाग जो हमेशा मंत्री के पास पूर्ववर्ती सरकारों में रहे हैं वो आपके पास भी होने चाहिए? मैंने ये बात मुख्यमंत्री जी को कही थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी को मैंने निवेदन किया था। सब और तो कोई खास बात नहीं, पर थोड़ा एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने भी ये कहा था, ये जब भी रीशफलिंग होगी तब इनको जोड़ा जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था कि ये अधूरापन दूर करेंगे। कब तक कैबिनेट रिशफल की बात बहुत बार सुन चुके हैं अब तक, पिछले 1.5 साल में 6 महीने हुए थे सरकार को, तब से लगातार कैबिनेट रिशफल होगा, मुख्यमंत्री बदला जाएगा, बहुत कुछ हो रहा है, कब तक उम्मीद की जा रही है? ये तो क्या है, दरअसल में बातें किस राज में नहीं चली, वसुंधरा जी के राज में चली, गहलोत तो अब बदला, पायलट आया, भजन लाल जी के उसी ढंग से चल रही है। लेकिन ऐसी कोई स्थिति, ऐसा कोई कारण नहीं है अभी रीशफलिंग में कोई ऐसा किसी मंत्री पे उंगली उठी हो, कोई नहीं उठी 20 महीने में। मुख्यमंत्री कार्यालय पे उठी हो, कोई नहीं उठी। अच्छा बजट पेश हुआ है, नई नई फ्लैगशिप स्कीम्स चल रही हैं, तो कोई कारण नहीं है मुख्यमंत्री के बदलने का या रीशफलिंग का अभी तक तो कोई कारण। बाकी तो केंद्र ज़्यादा समझे, पर ऐसा सभी मंत्री मिलजुल कर अच्छा काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी तो पूरा प्रदेश नाप चुके, जहाँ भी जाना पड़ता है जाते हैं, इसलिए मेरी नज़र में कोई कारण नहीं लगता। तो राजस्थान में रिशफल की बातें, संभावनाएं, आशंकाएं जितनी सुनी जाती हैं, अभी ऐसा कुछ, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की बात को माने तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। डॉक्टर साहब, 2-3 बातें और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एक तो ये कहा जाता है कि आपके विभाग में, आपके पास पूरा मंत्रालय है, आप कैबिनेट मंत्री हैं, आपके पास सेक्रेटरी हैं, अधिकारी हैं, और पूरी स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में टीम है। आप जो हर जगह छापेमारी के लिए पहुंच जाते हैं, वो दरअसल सस्ती लोकप्रियता है, ऐसा बहुत सारे लोग बातें करते हैं। ऐसा नहीं है। देखो, मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा।
मैंने मंत्री में मेरे इलाके में गया, तो वहाँ खेतों में देखा तो वो अपना डीएपी के दाने पड़े हुए थे। किसानों का सब 3 दिन पहले डाले, अभी तक गले ही नहीं, मिले ही नहीं। तो मैंने उनको देख के यूँ बड़ी ताकत लगानी पड़ी। जब वो फूटा, कुछ बजरी सी उसमें लगी, तो मैंने कि यार खाद नकली हो नहीं सकता, ये क्या है। तो मैं उसकी गहराई में गया, तो उस जहाँ से वो निकला उसमें ढूंढने मेरे को 6 महीने लगे। तो किशनगढ़ में मैंने एक टीम भेजी, पक्की सूचना आ गई मेरे को। तो 6 लोग यहाँ के, 3 लोग वहाँ के, वो अधिकारी गए और वो क्लीन चिट मेरे को आके कहा वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आप कोई मेरे को सूचना दो, मीना जी पे मेरे को भरोसा है, ये गलत नहीं कह सकती। तो फिर वो खुद चल पड़ा अधिकारियों को लेके, और वो सारा गलत निकला। मेरी कमेटी जो रिपोर्ट दी उसकी ठीक नहीं थी, तो उनको हमने सबको सस्पेंड किया। तो मैं दोबारा खुद टीम लेके गया, उनके सैंपल लिए, तो सैंपल सारे फेल मिले, मतलब घटिया क्वालिटी का, क्या खाद ही नहीं था। तो ये कोई सस्ती लोकप्रियता की दृष्टि से मैंने नहीं किया। पहले तो मैंने अधिकारी भेजे, पर मैंने थोड़ा बहुत चाणक्य को पढ़ा है। तो चाणक्य ये कहता है कि सत्ताधारी को ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे तालाब में तैरती मछली कब पानी को पी जाए उसका पता नहीं लगता, बड़ा मुश्किल है। कब पानी कितने बार पी जाती है पता नहीं लगता। वैसे ही सत्ताधारी के साथ जो कर्मचारी हैं वो कब कबाड़ा कर जाए, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा मेरे कर्मचारियों पर, जी। कब क्या गड़बड़ हो जाए उस पर निगाह रखनी चाहिए। उस निगाह रखने की दृष्टि से मैं जाता हूँ, और अधिकारी मेरे साथ रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे विभाग के अधिकारी वो मछली की तरह पानी पी जाते हैं, पर मेरे को विश्वास रहता है, और अधिकारियों का भी जो मेरे साथ टीम में रहते हैं उनका हाथ में मनोबल बढ़ा रहता है कि अब कार्रवाई मंत्री जी ही मजबूती से करेंगे। यही कारण, और कोई सस्ती लोकप्रियता। अच्छा ये बताओ, इसमें गहलोत साहब का फोन आया, बयान आया कि मंत्री को ऐसे छापों में नहीं जाना चाहिए। तो मैं क्या एयर कंडीशन में बैठा रहूं, किसानों को लुटता रहूं? जब मैंने जो टीम भेजी उसने काम नहीं किया, तो मैं जाके कर रहा हूँ, उसमें क्या है। पायलट साहब ने कहा किसको एक्सपोज करना चाहते हैं? अरे एक्सपोज तो जिसने गड़बड़ किया है उसको करना चाह रहे हैं। डोटासरा ने जी भी बयान दिए, जबकि प्रतिपक्ष को, कांग्रेस को इन मुद्दों को लेकर किसानों के साथ खड़ा रहना चाहिए। अशोक गहलोत तो आपके अच्छे मित्र माने जाते रहे। हाँ, मित्र, मेरी तो सबसे मित्रवत भाव है। डोटासरा जी मेरे को, उसको मेरा साधु कहते हैं, और पायलट साहब तो हमारे इलाके से, उनके पिताजी से मेरे संबंध सबसे अच्छे हैं। पर मेरे को इस बात का दुख है कि तीनों बड़े नेताओं ने बयान तो दे दिया कार्रवाई पे जी, लेकिन किसानों के लिए उनको किसानों के हित में सड़कों पे उतरना चाहिए। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, बीज नकली मिल रहा है, घटिया खाद मिल रहा है, और वो उतरे नहीं, उल्टे मेरे को घेर रहे हैं। तो ये अफसोस की बात है। जी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जब छापेमारी के लिए खुद निकले तो कांग्रेस के तीनों वरिष्ठ नेताओं ने बयान दिए और कहा कि मंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब डोटासरा जी तो आपके साधु बन गए हैं, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत में ज्यादा अच्छा मित्र कौन है आज? नहीं, देखो ऐसा है कि पायलट परिवार, तो मैं दौसा जिले का रहने वाला हूँ, और उनका राजनीतिक भूमि वही रही है। पूरा परिवार वहीं से लोकसभा में गया है, वहीं से मंत्री सारे पद पाए हैं। तो क्षेत्र की दृष्टि से उनसे हमारा रिश्ता है, उनका दौसा से भी लगाव है, मेरा भी दौसा से लगाव, तो एक दूसरे का आपस में लगाव रहता है। मैं कटुता को पसंद नहीं करता, और शायद वो भी नहीं करते। और गहलोत साहब एक तरह से मिलनसार व्यक्ति हैं, वो भी कटुता को पसंद नहीं करते। तो इसलिए
सबसे मेरे समान रिश्ते हैं, वो न तो किसी से ज़्यादा दुश्मनी है न ज़्यादा दोस्ती है। डॉक्टर साहब, वैसे तो 2 साल हो गए चुनाव हुए, अब 2 साल होने वाले हैं और सरकार 2 साल की सफलता का जश्न मनाएगी। लेकिन क्योंकि सचिन पायलट का आपने ज़िक्र कर लिया है और आमेर से डॉक्टर सतीश पूनिया चुनाव हारे, तो ये बहुत बातें हुई कि आपने और सचिन पायलट ने मिलकर वहाँ पर काम किया। कितनी सच्चाई है इस बात में? ऐसा एक भ्रम फैल जाता है, और मेरे तो भ्रम का कारण मेरे बारे में तो ये है कि मैं पार्टी में नहीं था जब मैंने वो उम्मीदवार खड़ा किया था, तो वो जीत गया था, पिलानिया जी का बेटा। उससे पहले मैं पार्टी में नहीं था, तो लालचंद कटारिया के प्रचार में मैं गया था, तो जीत गए थे। उसके बाद में मैं सतीश जी के प्रचार में गया तो जीत गए थे। कोई मेरा नहीं है कि भाई मेरे कारण जीते हैं, कुछ प्लस हो जाते हैं, लोगों का संपर्क है, मिलना जुलना, एक ग्रुप है, लोग जुड़े हुए हैं, जयपुर के नज़दीक हैं, आते रहते हैं, काम करते रहते हैं, कार्यक्रम जाते रहते हैं। तो पर अब की बार मेरे को बुलाया नहीं, वहाँ चुनाव प्रचार में सभा नहीं रखी, तो इसलिए ये एक भ्रम है। बाकी मैं बगल में जमुआ रामगढ़ में प्रचार करके गया था, यहाँ बगरू में करके गया था, अशोक नगर में करके गया था, हमारे रामलाल जी के यहाँ करके गया था। पार्टी की तरफ से कोई कार्यक्रम नहीं आया, न कैंडिडेट की तरफ से, मैं ईमानदारी से कहा, न कैंडिडेट की तरफ से डिमांड आई। बल्कि मैंने आगे से कहा था कि मैं जमुआ रामगढ़ आ रहा हूँ, तो मैं आमेर भी सभा कर दूँगा, लगा देना। नहीं लगाई। उसके क्या कारण है मेरे को तो पता है, ये लगा कि सतीश जी समय नहीं खराब करना चाहते थे बिना बात, और जीत की तरफ थे। अब वो किसी कारण से हार गए, तो बिना बात ये मिलजुल का खेल चला है, ऐसे चर्चा करते, इसमें कोई आधार नहीं है इसका, बात का ऐसी कोई बात नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अभी चुनाव हुआ, अब अगर ऐसा होता तभी दौसा का उपचुनाव हुआ, सचिन पायलट वहाँ कैंप करके बैठ गए थे, मेरे ही भाई थे उपचुनाव में लड़ने वाले, और एक एक कार्यकर्ता को बुलाया, प्रमुख लोगों को बुला के अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए ताकत लगाई। लगानी भी चाहिए, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मैं उसको बुरा नहीं मानता। तो अगर ऐसा ओब्लाइज किया होता, मिला हुआ खेल होता, तो मेरे भाई की मदद पर्दे के पीछे वो करते। ऐसा क्या क्या कारण मानते हैं या क्या कारण रहा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कि आप संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, संघ की इतनी सारी बातें आपने हमको बताई, लेकिन आप भी परिवारवाद के मोह से निकल नहीं पाए? नहीं, परिवारवाद से मैं मानसिक रूप से उतना ही दूर हूँ जितना बड़ा नेता संघ का होता है। महुआ में पार्टी ने तय किया कि इनके भतीजे के बिना हम निकल नहीं सकेंगे। दौसा में पार्टी ने तय किया कि इनके भाई के बगैर हम ये उपचुनाव नहीं जीत सकते। पार्टी का फैसला था, मेरा कहीं दुराग्रह नहीं था, न कहीं आग्रह था। हाँ, पूछा, मैं ये लड़ाना चाहो तो लड़ाओ। पार्टी से बाहर था जब जरूर था कि गोलमा को मैंने चुनाव लड़ाया, लेकिन पार्टी के भीतर रहते हुए कभी परिवार के लिए आग्रह किया हो, दुराग्रह किया हो, कहीं विद्रोह किया हो, ऐसी स्थिति कहीं भी नहीं। आप पूछ सकते हैं सेंट्रल लीडरशिप से, स्टेट लीडरशिप से। पार्टी ने ही तय किया था। अब मैं 84 में बीजेपी कहीं नहीं थी, 80 में तो मेरे को भैरव सिंह जी ने महुआ से लड़ाया कि भाई यही जीत सकता है। 84 में लोकसभा सवाई माधोपुर से लड़ा कि यही जीत सकते हैं। ये ऐसी स्थिति पार्टी के दिमाग में आई और उन्होंने चुनाव लड़ाया। ये बिल्कुल हाँ, मैं इससे परेशान हूँ। इस सब के बावजूद भी मैं करोड़ों लोगों को तो समझा नहीं सकता, भाई ये भी परिवारवादी हो गए। तो आप जानते हो, जहाँ राजनीतिक परिवार होता है, बड़े बड़े लोग, उनकी इच्छाएं जाग उठती हैं। आप हटो, मैं लड़ूंगा, मेरे को वहाँ से लड़ा दो, मेरे को वहाँ से, गृह क्लेश होते हैं, आपस में खींचातान होती है। उस सब को भी फेस करते हुए मैं आज भी आपको कह सकता हूँ
कि राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। योग्यता के आधार पर कोई कॉम्पिटेंट बनता है। वसुंधरा जी घनश्याम सिंधिया परिवार है तो वसुंधरा जी कॉम्पिटेंट है तो उनको मौका पार्टी देती है। उनके भाई थे तो उनको दिया, उनके भतीजे हैं तो उनको पार्टी ने मौका दिया है। जो कॉम्पिटेंट हैं राजनीति में, योग्य हैं और योग्यता के आधार पर वो राजनीति करते हैं, MP MLA मंत्री बनते, तो वो परिवारवाद की परिभाषा में मेरी दृष्टि से नहीं आते हम। लेकिन आपके भाई चुनाव हारे, और जब चुनाव हारे तो ये बातें भी हुई कि अब मीणा समाज के वरिष्ठ और एकमात्र नेता के रूप में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की छाप कम हो रही है। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि ऐसा है, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, संघ के संस्कार लिए, तो मैं जातिवाद में भरोसा नहीं करता। और जब से मैंने चुनाव लड़ना चालू किया, कुछ वर्षों से पहले तक ये छाप लगी थी मीणाओं के नेता हैं, इससे मेरे को वेदना होती। मैंने सब समाज को साथ लेके आगे बढ़ने का संस्कार लिया है, तो ये मीणा चस्पा क्यों होता है? मैं अकेले में सोचता था ये तो एक तरह से गाली है, ये मिटनी चाहिए। और शुरू से ही सभी जाति सब वर्ग के लिए काम किया, लेकिन 8-10 साल से प्रभावी होके, ऑफेंसिव होके, चाहे कोई ब्राह्मण आ जाए, चाहे शेड्यूल कास्ट आ जाए, किसी जाति वर्ग का आ जाए, किसी दल का आ जाए, किसी राजस्थान के हिस्से का आ जाए। वो शंभू पुजारी की लड़ाई लड़ी थी, आपको पता है। आमागढ़ पे सनातन धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी, आपको पता है। बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी, सब इंस्पेक्टर की लड़ी, रीट की लड़ी, सबकी लड़ी। तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूर हो जाते हैं कि भाई ये हमारा नहीं रहा, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है कि डॉक्टर किरोड़ी बहुत चुप हैं। ऐसा तो नहीं है। मैं अभी वहाँ गंगानगर जाके आया हूँ और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई 50 पत्रकार थे, 34 मेरे कृषि पर्यवेक्षक थे, 25 किसान थे, जिनको फसल बीमा के पैसे में घपला कर दिया। तो वहाँ जाके पत्रकार वार्ता भी करके आया। एक गांव में भी जाके आया, वहाँ बॉर्डर पर एक नग्गी समाधि स्थल है जो 1971 पर 21 लोग शहीद हुए, वहाँ भी जाके आया। तो ऐसी बात तो नहीं, मैं सक्रिय हूँ। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जब आप वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा दो को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं, जिन दो के साथ कैबिनेट में आपने काम किया, आप दोनों में क्या फर्क पाते हैं? दोनों में किस तरह से दोनों के मुख्यमंत्रित्व को देखते हैं? मेरी दृष्टि में पहले चुनौतियां ज्यादा थी जब वसुंधरा जी CM बनी थी। चुनौतियां तो अब भी उतनी ही हैं, क्योंकि बहुत दिग्गज कांग्रेस के लोग प्रतिपक्ष में बैठे हैं। लेकिन मेरे को भरोसा नहीं हो रहा था उस पर। भजनलाल जी खरे उतरते जा रहे हैं, वसुंधरा जी ने काम किया, वैसे भजनलाल जी काम कर रहे हैं। तो भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के रूप में खरे उतर रहे हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कहना है। गौर से सुने, राजस्थान के और राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले जो लोग हैं। आखिरी सवाल है आपसे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की, गुलाब चंद कटारिया यहाँ से राज्यपाल बनने से पहले जब गए थे तो बोले थे मेरे ही साथ इंटरव्यू में कि मुख्यमंत्री बनने की इच्छा अधूरी रह गई है, आपकी भी है? देखो, ऐसा है, कौन क्या बनना चाहता है वो उसके दिलो दिमाग में बात घूमती रहती है, उनके लिए काम भी करता है। अडवाणी जी ने किया, पूरा देश मानता था बनेंगे, नहीं बने। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। राजेंद्र राठौड़ ने कम परिश्रम किया है क्या, लेकिन चुनाव ही हार गए बेचारे। तो ये मन का भाव है। जब तक आदमी अपने जीवन में काम करता है, कोई व्यापारी है तो अधिक से अधिक व्यापार में आगे बढ़े इसकी इच्छा रहती है, उसके लिए काम भी करता है। अब किसी को सफलता मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती। तो एक कर्म के साथ भाग्य का खेल भी है।
तो मैं ये नहीं मना कर सकता कि मेरे कभी इच्छा, क्योंकि मैं भी साधारण मानव ही तो हूँ। मेरे कभी, मैं पढ़ता था जब, मैं सोचता था कि भाई IAS बन जाऊँ, IPS बन जाऊँ, डॉक्टर बन जाऊँ। डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद भैरव सिंह जी ने बुला के इमरजेंसी में जेल में रहने के बाद चुनाव लड़ा दिया, MLA बन गए, MP बन गए, मंत्री बन गए, 4 हाउस। मतलब मैं एक ऐसा विधायक हूँ, शायद और भी होंगे, मैं नहीं कह सकता, जो मैं जिला प्रमुख भी रहा हूँ, ग्रामीण हाउस में भी रहा हूँ, असेंबली में भी रहा हूँ, लोकसभा में भी हूँ, राज्यसभा में भी रहा हूँ। तो आदमी की इच्छाएं अपार होती हैं, संतुष्ट नहीं होता। और कहते हैं ना, संतोष ही सदा सुखी। जो मिल गया ठीक है, यही मिलना था। अब अपने परिश्रम का लक्ष्मण रेखा यही थी, तकदीर की भी परिश्रम की, इससे आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए ईश्वर ने जो दिया है उस पर चलते रहो, काम करते रहो। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि तकदीर राजनीति में बहुत मायने रखती है। परिश्रम आप कितना करते हैं, अनुभव आपका कितना है, उससे कहीं ज्यादा। कृष्ण ने जो कहा, कर्मण्यवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन है जी। अब उससे ज्यादा बड़े सिद्धांत को किसको माने? अपना ये कर्म करते जाओ, फल तो प्रभु की इच्छा के हिसाब से मिलेगा। तो गुलाब जी को भी प्रभु की इच्छा के हिसाब से फल मिला, लेकिन हाँ, वो इस काबिल थे जी। और पर सबसे बड़ा फैक्टर समय होता है जी। जिस समय बनते वो समय यहाँ नहीं थे। इससे पहले उन्हें भेज दिया गया था। समय बड़ा बलवान होता है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कह दिया है अपने मन की बात, लेकिन इस देश में मन की बात देश के प्रधानमंत्री करते हैं और उन्होंने तय किया है राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि उनके नेतृत्व में राजस्थान की सरकार 2 साल पूरा करने जा रही है और सरकार ने अच्छा काम किया है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 पर हमारे पूरे न्यूज़ 24 को आपने, मेरा तकलीफ हुई आपको यहाँ के, आपने इंटरव्यू लिया और थोड़े बहुत विचार मेरे जनता के बीच में जाएंगे तो जनता का व्यू बदलेगा। जैसे पद लोलुपता का, परिवारवाद का, पद पाने की इच्छा रखने का, तो मेरी स्पष्ट जो जवाब दिए हैं उससे जनता भी कुछ जाने की वास्तविकता कुछ और है। निश्चित रूप से, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, और इसीलिए हमने इतने सारे सवाल किए। न्यूज़ 24 को जाना जाता है निष्पक्ष आवाज़ के लिए, और इसीलिए हमने बेबाकी से जो सवाल किए, डॉक्टर साहब ने बहुत ही दिल से खुलकर एक एक का स्पष्टता से जवाब दिया। दर्शक और राजस्थान की जनता जो डॉक्टर साहब के बारे में अलग अलग तरह के नैरेटिव बनाती है या सोचती है, वो भी ज़रूर उनको सुनने के बाद समझेगी कि राजनीति कैसे संकेतों से चलती है। राजनीति में इतना पूरा जीवन देने के बाद भी हासिल बहुत कम होता है। राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले ये भी जान लें कि राजनीति संघर्ष का नाम है और राजनीति में अथाह निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। न्यूज़ 24 पर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्रियों से हम आपको इसी तरह से रूबरू कराते रहेंगे। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।